नमस्कार साथियों, हमारा जो नया क्रिएट यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्री साइंस स्टडी, जिसके अंदर हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी या एससीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है एसएस या हिस्ट्री का जो वर्कआउट है, जो वर्क काम है, वो आपको रूटीन वाइज लेसन टू लेसन जो है वो करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी प्रकार से लाभ कमाना नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि कमाना नहीं है, बल्कि जो कोरोना महामारी के कारण घरों में कैद बच्चे हैं उनके हौसले को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने के लिए ये हिस्ट्री साइंस स्टडी का जो है यूट्यूब ग्रुप क्रिएट किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ कमा सके, किसी भी प्रकार से जो उनका हौसला इस बीमारी को देखकर डाउन ना हो। जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा ये लगातार प्रोत्साहित किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से वो शिक्षा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई लॉस जो है वो बच्चों को ना हो। और हम इसी उद्देश्य को लेकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब हिस्ट्री साइंस स्टडी के माध्यम से सभी जो कि एसएस या हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्लासेज हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पे हम जो है शुरुआती दौर में 9 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस है वो करवाने का भरसक प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चों का लॉस ना हो। ये सरकार का भी यही उद्देश्य है, अध्यापकों का भी यही उद्देश्य है, और समाज के जो जागरूक लोग हैं उन जागरूक लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का किसी भी प्रकार से वो लॉस ना हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो है आज हम आपके बीच में आए हैं हिस्ट्री साइंस स्टडी को लेकर। और यहाँ जो है आपको सबसे पहले HBSE यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के या CBSE के बोर्ड के सिलेबस अनुसार, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 9th है, 12th है, 11th है या कोई भी क्लास है, तो उसके सिलेबस अनुसार ही कार्य जो है वो करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो प्रथम अध्याय है, +2 का प्रथम अध्याय है हिस्ट्री का, जिसमें अध्याय का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स हड़प्पन कल्चर। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, ये ईंटें क्या होती है। ईंटें मकान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मटेरियल है ईंट, और यही ईंटें हैं। उनका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईंटें वही ईंटें हैं, चाहे वो कच्ची ईंटें हैं, चाहे वो पक्की ईंटें हैं। और जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। जो खुदाई के दौरान जो पुरास्थलों से मिले, चाहे वो मकानों के अवशेष मिले हैं, चाहे दुर्गों के अवशेष मिले हैं, तो उनमें ईंटों का प्रयोग बड़ी वाइड मात्रा में किया गया है। मनके वो पदार्थ होते हैं जो कि सौंदर्य का, जैसे कि हम आज भी आमतौर पर अपने गले के अंदर मालाएं पहनते हैं, तो वो मालाएं मनकों की बनाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में बीड्स कहा जाता है। और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि लगातार किन किन मटेरियल का, कच्चे पदार्थों का प्रयोग जो है मनके बनाने के लिए किया जाता था, तो हम उसको बड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। अस्थियाँ होती हैं हड्डियाँ, तो वो हड्डियाँ पशुओं की है, मनुष्यों की है, तो वो हड्डियाँ उनका भी हम जो है वर्णन करेंगे। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पन कल्चर, ये हड़प्पा क्या है? ये हड़प्पा एक पुरास्थल का नाम है। और ये पुरास्थल, जैसा कि अगर हम इसको धरती की सतह मान लें, तो इस धरती की सतह के ऊपर जो उठा हुआ जो भाग है, तो ये ऊपर उठा हुआ जो भाग है, ऊपरी सतह जहां पे बन गया, इसको बोलेंगे टीला या इसको बोलेंगे पुरास्थल, प्राचीन स्थल। यही इसी प्रकार से जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो गर्त हो चुकी हैं, इन गर्त हो चुकी प्राचीन सभ्यताओं में पुरास्थल के रूप में उनके पुरावशेष जो है वो मिलते हैं। इसी प्रकार से ये धरती से नीचे भी इस प्रकार से
ये गर्त बन गए हैं, ये गड्ढे जो है बन गए। और उनको जब हमारे पुरातत्वविद इनकी खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान टीलों से ये पुरावस्तुएं, विभिन्न प्रकार की पुरावस्तुएं जो है वो निकलती हैं। चाहे वो ईंटों की बात है, मनके हैं, अस्थियां हैं, विभिन्न प्रकार की उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं, उनके मोहरे हैं, या उनके द्वारा जो खाना बनाने के लिए चूल्हे प्रयोग किए गए हैं, उनकी गलियां हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, उनके द्वारा अन्य जैसे बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जैसे कि प्रासाधान जिसको हम सौंदर्य का जो प्रयोग करते थे वो मटेरियल, तो वो सभी वस्तुएं ये इन टीलों से मिलती है। तो हम इनके बारे में भी एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति, संस्कृति या सभ्यता, सभ्यता क्या होती है? ये जो पुरातत्ववेत्ता है संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ किसी विशेष क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित जो पाए जाते हैं पुरावशेष, तो उनको संस्कृति, जैसे जीवन जीने की कला, तो जीवन जीने की जो कला होती है उसको संस्कृति कहा जाता है। आज भी जैसे हम विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें प्रयोग करते हैं तो वो हमारे जीवन जीने की कला है। तो ये हम एक एक करके इनका जो है प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। इसके जो विश्व के अंदर भी इस प्रकार की जो प्राचीन सभ्यताएं पाई गई है, तो मिस्र के अंदर मिस्र की सभ्यता है, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तो इस प्रकार की काफ़ी जो सभ्यताएं हैं उनमें सबसे जो अग्रणीय नगरीय सभ्यता भारत की जो थी वो भारत की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। आजकल जो इसके अवशेष हैं वो पुरास्थलों के से नीचे जब खुदाइयाँ की जाती है तो उन खुदाइयों से मिलते हैं। तो इनमें जो हमारा जब हम विस्तार की हम बात करते हैं तो विस्तार में उत्तर के अंदर उत्तरी अफगानिस्तान का सोर्तुगई अक्षेत्र का नाम है। तो उत्तरी अफगानिस्तान के सोर्तुगई, वहीं पाकिस्तान का जब बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, तो इस प्रकार के पुरास्थल पाकिस्तान के अंदर है। जो जब हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा। इसी प्रकार से जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण के अंदर दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। ये जब पश्चिम की बात बताई कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर संघोल है, हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली, सिसवाल, भेड़ाना आदि पुरास्थल जो है वो पाए गए हैं। राजस्थान की जो बात है, राजस्थान के अंदर कालीबंगा है, जैसे कि वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का एक, जहाँ काली चूड़ियों के नाम से इसी का नाम जो है जो हमारे श्रीगंगानगर जिले में है, ये कालीबंग नामक स्थान है। तो काफ़ी, इसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात का रंगपुर है, लोथल है, धोलावीरा है, सुरकोटरा है, तो ये जो पुरास्थल है वो वहाँ से मिले। लगभग भारत के अंदर 1400 के आसपास ये पुरास्थल मिले हैं। और जहाँ तक हम टोटल विस्तार की हम बात करें तो टोटल विस्तार के अंदर 12,50,000 वर्ग किलोमीटर जो इसका विस्तार है वो है। तो विस्तार के अंदर हमने ये बताया कि उत्तर के अंदर जैसा कि जम्मू, मांडा जो बताया है, तो ये सारा का सारा इसका विस्तार है। उसके अलावा है कालक्रम। अब कालक्रम क्या है? कालक्रम का जब हम बात करते हैं कालक्रम की, तो कालक्रम इसका जो बताया गया है, ये कालक्रम इसको हड़प्पा संस्कृति को
3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक पूर्व हड़प्पा संस्कृति, एक है विकसित हड़प्पा संस्कृति और एक है उत्तर हड़प्पा संस्कृति। तो इसका जो समय है, जैसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति, इसका जो कालक्रम मानते हैं वो 3500 BC से 2600 BC तक इसका कालक्रम मानते हैं। उसके बाद है विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा इसको मानते हैं 2600 BC से 1900 BC। और उसके बाद है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा का जो कालक्रम है वो है 1900 BC से 1500 BC। तो इस प्रकार से इसको जो है कालक्रम के अंदर डिवाइड किया गया। हालांकि कालक्रम के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है, तो इसके बारे में चाहे वो कोई भी विद्वान रहे, सबके अलग अलग मत होने के कारण उसमें थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन लगभग जो माना गया है, कुछ ही चेंजिंग के बाद ये कालक्रम इनका माना गया है। अब उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति का नामकरण, नामकरण क्या है, यानी कि जो नाम आते हैं, क्या क्या नाम जो है इसके रखे गए हैं। इसमें 4 प्रमुख रूप से इसके नाम मिलते हैं, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता। अभी आपने यहाँ पे बार बार एक ही शब्द यूज हो रहा है, वो है हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले इसकी जो खुदाई हुई थी वो खुदाई हड़प्पा नामक पुरास्थल से हुई थी। ये जो हड़प्पा है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर है। तो हड़प्पा नामक सर्वप्रथम खुदाई होने के कारण इसका नामकरण जो है वो हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसकी जो खुदाई है सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर इसकी खुदाई की गई। तो नामकरण के कारण जो बात आई थी तो हड़प्पा सभ्यता के बारे। एक दूसरा जो इसका नाम है वो है धातु के नाम से कांस्य सभ्यता। अब जो कांस्य सभ्यता है ये एक धातु का नाम है, जो टीन और तांबे को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया जाता है। अब जो सर्वप्रथम ये जो धातु के अवशेष मिले ये हड़प्पा पुरास्थलों से ही मिले हैं, तो इसलिए इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। जो बर्तन वगैरह है तो ये बर्तन कांस्य धातु के वहाँ से मिले हैं। हम अगर बात करें लोहे की तो ये ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा के पुरास्थलों से किसी भी स्थान से लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसलिए कई बार ये प्रश्न में या एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बार बार आता है तो लोहे धातु से अनभिज्ञ थे। तो लोहे धातु के कोई प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि भारत के अंदर जो लोहे धातु के प्रमाण जो मिलते हैं वो 1000 ईसा पूर्व या उसके बाद ये मिलते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी विद्यार्थी ये ना लिखे कि वहाँ पे धातु लोहे का भी प्रयोग होता था। तो कांस्य का प्रयोग यहाँ पे खास तौर से होता था, जैसा कि इसका नामकरण भी कांस्य धातु के नाम से भी इसको कांस्य सभ्यता पड़ा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता। सिंधु एक प्रमुख नदी है भारत की। हालांकि गंगा, यमुना या सरस्वती काफ़ी नदियां हैं, तो उनमें से एक नदी सिंधु नदी भी है। और अधिकतर जो पुरास्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास हड़प्पा सभ्यता के मिलने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है,
और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के आसपास अधिकतर पुरास्थल मिलने के कारण इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, सिंधु एक नदी का नाम है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो ये सिंधु नदी का नाम, सरस्वती भी नदी का नाम, हालांकि ये विलुप्त हो चुकी है आजकल। इसके प्रमाण जो है, जो नासा द्वारा खोजे गए, इसमें ये कहते हैं कि नीचे धरती से ये नदी बहती है। तो यहाँ पे सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास जो प्रमुख नदियाँ उस समय की थी, तो उसके आसपास अधिकतर जो पुरास्थल मिले हैं, तो इस कारण से भी इसका जो नाम है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम रखा गया। तो काफ़ी जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हैं इन नदियों के आसपास मिले हैं। तो यहाँ पे बड़े विशेष बात है कि नामकरण भी ये चाहे वो किसी स्थल के पुरास्थल के नाम से है, चाहे वो किसी धातु के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे धातु जो आज भी महत्वपूर्ण है, कांसा धातु काफ़ी महंगी धातु है, तो उस समय कितनी तकनीकी का ज्ञान उन लोगों को होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया ज्ञान उन लोगों का, कि ये मिश्र धातुओं का प्रयोग भी ये लोग करते थे। तो यहाँ पे नदियों के आसपास अपने निवास स्थान को बढ़ाते थे। सबको पता है कि जो नदियाँ हैं, नदियों की जलधारा से जो हमारे पीने के पानी के साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी हैं, क्योंकि वो पशुपालन का प्रयोग भी करते थे, पशुओं का पालने का वहाँ पे प्रचलन में था, चाहे वो भेड़ बकरियाँ हैं, चाहे वो अदर है, तो वो उनको पालते थे। ऐसे वहाँ से प्रमाण मिले हैं। तो वहाँ पे जो खेती भी की जाती थी, चावल के प्रमाण मिले हैं, गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जौ के प्रमाण मिले हैं, दालों के, तो कई स्थानों से ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे ये इनका नदियों का जो जल है, उस जल से वो अपने जीवन को सफल बनाते थे, अर्थात उनका जीवन व्यापन का जो साधन था, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो कृषि है, इन नदियों से जल जो है वो प्राप्त किया जाता था। उनका जीवन जो है इस प्रकार से जीवन व्यापन होता था। तो ये विस्तार की हमने बात की, कालक्रम की हमने बात की, नामकरण की हमने बात की। अब थोड़ा सा उनके एक लिपि के बारे में वर्णन करते हैं। लिपि, यहाँ शिक्षा थी, वहाँ दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था। जैसे कि अभी नाम लिया था मेसोपोटामिया सभ्यता, हमने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा था मेसोपोटामिया सभ्यता या आरंभिक शहर। तो हमने वहाँ पे देखा था कि काफ़ी जो व्यापार है हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ होता था, और जो काफ़ी जो वस्तुएं हैं वो जल मार्ग के माध्यम से, यानी कि स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग के माध्यम से भी व्यापार हमारा होता था। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी परिचित थे। जो लोग नाव बना सकते हैं, याट बना सकते हैं जलयान में चलने के लिए, तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि वो वास्तव में ही अच्छे व्यापारी थे, अच्छे कारीगर थे, कुशल कारीगर थे। वो मन के जो बनाने के उदाहरण मिलते हैं। तो ये किसका प्रमाण है? ये टेक्नोलॉजी का प्रमाण है, तकनीकी का प्रमाण है कि वो अच्छे तकनीकी का ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पे उनकी जो लिपि की खास बात है, वो उनकी जो लिपि थी वो थी चित्रमयी लिपि। चित्रमयी लिपि, आप देखो नाम से प्रकट है चित्र। ये जो इनकी लिपि थी वो वर्णमालीय नहीं थी, जैसे कि हम आज के समय में वर्ण है, कैक से जोड़ के कबूतर बना सकते हैं, कैसे जोड़ के कंघा बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार की जो वर्णमालीय
उनकी लिपि नहीं थी, बल्कि चित्रमय लिपि थी, चित्रों के आकार की लिपि थी। जैसा कि अब कोई भी, ये हम वृक्ष के रूप में लेते हैं, ये नाव के रूप में है, ये नाव है, ये चक्कर है, या ये जो है मछली है। तो यहां पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किसी न किसी रूप में ये चित्र हैं। तो उन्हीं चित्र के रूप में उनकी लिपि जो है वो थी, और इनके अंदर जो अक्षर थे वो 375, यानी कि 375 से लेकर 400 के बीच में इनकी संख्या होती थी, और उन्हीं को किसी न किसी रूप में प्रयोग करते थे। और ये जो लिपि है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे हम जो लिखने लग रहे हैं, ये बाएं तरफ से लिखने लगे, ये बाएं हाथ, बाएं तरफ से हम लिखने लग रहे हैं। लेकिन ये जो लिपि लिखते थे ये दाएं से, ये दाएं साइड है, तो ये दाएं से बाएं ओर लिखते थे। इनकी लिपि इस प्रकार से थी, क्योंकि जो इस साइड से जो अंतराल है वो चौड़ा था, और धीरे धीरे जब इस तरफ आए तो वो आकार संकुचित होता गया। तो इससे ये अनुमान लगता है कि ये जो इनकी लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इनमें ये वर्णमालीय नहीं थी, बल्कि चित्रमय लिपि थी। 375 से लेकर 400 तक इनके जो है वो वर्ण थे। आज तक भारत के अंदर या विश्व के अंदर जितने भी पुरातत्ववेत्ता है या जितने भी वैज्ञानिक है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसको एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनकी श्रेणी में से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। अब थोड़ा सा बताते थे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल मनुष्य का वो काल है जब मनुष्य ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। तो उनके जो प्रमाण है या उनकी जो उस समय की जो जानकारी है पाषाण उपकरणों से, उनके द्वारा लिखे गए गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए उनसे, या उनकी जो खोपड़ियां हैं, हड्डियां हैं, तो उससे उनके प्रमाण मिलते हैं। अर्थात उस समय मनुष्य ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल मनुष्य का वो काल है जिसमें मनुष्य ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया था, लेकिन आज हम इसकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। और वो काल है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता में जैसा कि हमने बताया कि वो वर्णमालीय नहीं थी और वो चित्रों के रूप में थी, और उनका आज तक न पढ़ा जाना हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उस लिपि को पढ़ा जाए तो काफ़ी जो जानकारी है वो उस समय के बारे में हो जाएगी। तो यहाँ उनकी जो लिपि है, काफ़ी जो मोहरे हैं, मोहरे वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिले हैं, तो मोहरों से ये लिपि के प्रमाण मिलते हैं। ये लोग व्यापार करते थे, जब ये मोहरे, जब व्यापार का आदान प्रदान होता था तो उन मोहरों का ठप्पा जो है उस व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता था। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। एक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मनुष्य का वो काल है जिसमें मनुष्य ने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था और उस लिपि को आज हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। अनेक ग्रंथ जो है संस्कृत के अंदर लिखे गए, चाहे वो हम सबसे पहले रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, या उपनिषद, वेदांग, सूत्र, कल्प,
किसी भी प्रकार से जो बाद में जो आए तो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा का ज्ञान के अंदर आज जो उसको स्थान भी दिया गया है तो वो ऐतिहासिक काल है। जबकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम हम मानते हैं वो आधे ऐतिहासिक काल के अंदर इसको स्थान देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कालक्रम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कई प्रकार से चाहे वो विस्तार है, कालक्रम, नामकरण, तो ये काल जो डिवाइड किया गया है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पाषाण काल से संबंधित है। ये ध्यान रहे, जब भी हम कभी पाषाण काल की बात करते हैं तो ये पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानते हैं। जब हमने 11वीं के अंदर पढ़ा था अध्याय नंबर 1 में भी कि जो आदि मानव है, आदि मानव से किस प्रकार से आज एक कंप्यूटरीकृत मानव जो है वो बन गया है। जो आदि मानव है वो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो शुरुआती दौर में किसी भी रूप में रहे हो। तो हम जब 11वीं के अंदर पढ़ाएंगे तो उनका एक विकास, किस प्रकार से आदि मानव का विकास हुआ, तो हम उसकी भी वीडियो जो है वो जल्दी ही डालेंगे। तो वो प्रागैतिहासिक काल जो आदि मानव था वो उसके स्थान यहाँ हम देते हैं। तो यहाँ आगे कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं उनके हम बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ये 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा जो किया गया वो हड़प्पा नामक पुरास्थल से ही हुई थी। और सबसे पहले जो इसका एक हमारे ब्रिटिश 1875 के अंदर इसको खोदा गया, इसकी जो मोहरें थी उसका पूरा प्लान तैयार किया गया। तो वहाँ से इसकी जो शुरुआत है वो ही, उससे पहले भी जो एक बार रेलवे लाइन को बिछाने का जो कार्यक्रम था अंग्रेज़ों के शासनकाल में, काफ़ी ईंटें जो है भारी मात्रा में पुरास्थल से वहाँ से मिली। तो उन ईंटों को उखाड़ना शुरू किया तो काफ़ी मात्रा में जो ईंटें वहाँ से निकली। तो वहाँ पे देखा गया कि ना कोई आसपास में शहर, बड़ा गांव है या शहर है। तो उन ईंटों को जब निकाला गया तो काफ़ी मात्रा में जो ईंटें निकली, तो संभवतः वहाँ से ये उनका दिमाग गया कि ये संभवतः कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। तो प्राचीन जो पुरास्थल है तो धीरे धीरे फिर उनके ही जो दिमाग की उपज या उन्होंने अपना देखा कि किस प्रकार से जो पुरास्थल में ये क्या है, तो उनको धीरे धीरे लोगों के सामने लाने का जो प्रयास किया पुरातत्वविदों द्वारा। और वो धीरे धीरे, चाहे वो पाकिस्तान की बात है, भारत की बात है, तो काफ़ी पुरास्थलों को खोजा गया। जैसा कि अभी बताया था कि 1400 के लगभग जो है पुरास्थलों को खोजा गया है। तो उनके बारे में मोहनजोदड़ो है, तो उनका जो एक एक करके जो वर्णन है वो करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं उन प्रमुख पुरास्थलों की थोड़ा सा अपने विस्तार से जो मेन बातें हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता भारत का प्रमुख सर्वप्रथम खोजा गया एक पुरास्थल था, जो कि रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर ये स्थित है। जो लाहौर बड़ा भारत का एक प्रमुख अच्छा एक पर्यटन स्थल के रूप में भी, और जहाँ हम भगत सिंह की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो रहा है। तो ये लाहौर से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जो खुदाई की गई, सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा ये 1921 के अंदर इसका उत्खनन जो है किया गया। जैसे कि हम इसके अंदर देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो सबसे मेल खाती है, जैसा कि हम विशाल नगर, पक्की सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, मूर्तियाँ, बर्तन, मोहरें, ये लगभग जितने भी पुरास्थल हैं उन पुरास्थलों से ये पुरावस्तुएँ मिली है। पुरावस्तुएँ एंटीक्विटीज़ अर्थात पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो वस्तुएं हैं वो लगभग हर स्थान से एक जैसी ही मिली है ज़्यादातर। हालांकि
कुछ डिफर भी है। ये नहीं कहेंगे कि हम सभी जगह से एक सेम टू सेम मिले, नहीं, कुछ जगह ऐसे भी थे जैसे हम बात करते हैं कि घोड़े के पुरावशेषों की। घोड़ा के जो पुरावशेष हैं, एक सुरकोटड़ा नामक स्थान है गुजरात के अंदर, वहाँ से घोड़े के अवशेष जो है वो मिले हैं। बाकी के जो घोड़े के अवशेष हैं वो किसी भी पुरास्थल से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। एक भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ से भी कुछ बताया था कि घोड़े के अवशेष जो है वो मिले हैं, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में उस पशु के अवशेष नहीं मिले। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो ज़्यादा घोड़े के शौकीन या घोड़ा जो उस समय ज़्यादा प्रयोग नहीं करते होंगे वो लोग। दूसरा इसके अंदर मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि 125 हेक्टेयर भूमि के अंदर फैला हुआ ये स्थल है। हड़प्पा से 483 किलोमीटर है। इसके अंदर जो है 7 परतें पाई गई है। जब ये उत्खनन किया गया तो इस उत्खनन के दौरान 7 परतें जो है वो पाई गई हैं। यहाँ से विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नान यानी कि स्नान घर जिसको हम बोलते हैं, बाथरूम, तो एक विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है। एक हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा जो मिला है धनागार, धान्य रखने का भंडार, अनाज रखने का भंडार, गोदाम। तो सबसे बड़ा जो गोदाम मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसके अलावा जो गलियां हैं, नालियां हैं, पक्के मकान हैं और जो सड़कें हैं, मोहरे हैं, बर्तन हैं, ये भी मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल से मिले हैं। और इसकी जो खुदाई है, इसका जो उत्खनन है R.D. बनर्जी द्वारा 1922 के अंदर इसका उत्खनन करवाया गया। उत्खनन होता है खुदाई, तो ये उत्खनन 1922 के अंदर करवाएगी मोहनजोदड़ो की। उसके बाद है चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसकी जो खुदाई है, इसकी खुदाई 1930 के अंदर N.G. मंजूमदार द्वारा की गई। ये 7 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ एक नगर है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि जो मनके बनाने के जो उपकरण हैं, जो पुरावशेष हैं, वो यहाँ से मिलते थे। बड़ा प्रमुख महत्वपूर्ण पुरास्थल चहुंदड़ो भी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मनके बनाने के उपकरण, जो कच्चा मटेरियल और कैसे बनाया जाता था, उसकी संपूर्ण विधि जो है ये चहुंदड़ो से मिली है। शंख कटाई है यहाँ पे होती थी। मोहरे जो है, स्टैंप जिसको बोला जाता है, ये भी चहुंदड़ो से होती थी। बाट बनाने की जो है साक्ष्य, तो ये चहुंदड़ो से मिले हैं। तो ये भी, और उसके अलावा जो शहर है, अन्य जो चीज़ें हैं यहाँ से भी मिले हैं, जैसा कि नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, बर्तन है, मोहरे हैं, ये चीज़ें यहाँ से मिले। तो ये भी एक प्रमुख पुरास्थल जो है वो रहा है। ये है कालीबंगन, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ये स्थित है। और इसकी जो खोज है 1953 के अंदर एक घोष यानी कि अमलानंद घोष द्वारा की गई थी कि खुदाई उस समय शुरू हुई। और 1960 के अंदर भी B.K. थापर और B.B. लाल द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। और एक इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे ये प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे जो फसलें हैं वो जो बोई जाती थी, वो फसलें 2-2 फसलें एक समय में ली जाती थी। ऐसे प्रमाण जो हैं वो मिले हैं। जैसे कि हम भी देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, प्राय जब हल के साथ खेती किया करते थे तो वो एक साथ 2-2 फसलें जो है उगाया करते थे। जैसे कि हमने देखा है कि सरसों के समय में या चना है, एक साइड में जैसे कि सरसों या दूसरी साइड से जो है वो चना जो है वो बोया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आड़ी तिरछी रेखाओं के अंदर जो प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे हम एक खास बात यहाँ पे देख सकते, खेती के बारे में वो लोग काफी जागरूक थे।
हल का प्रयोग किया जाता था, बैल का प्रयोग जो है जोतने के लिए किया जाता था। अच्छी तकनीकी जो है, जो सिंचाई के प्रबंधों की हम जब बात करते हैं तो हालांकि हमारे भारतवर्ष की जो कृषि भूमि है वो अधिकतर वर्षा के ऊपर निर्भर रही है, लेकिन इसके अलावा भी नहरों के प्रमाण, नदियों के प्रमाण जो मिले, ये इस ओर संकेत करते हैं कि वहाँ पे सिंचाई के प्रबंध भी नहरों से होते थे। या जैसे कि एक अफगानिस्तान के, उत्तर अफगानिस्तान के अंदर जो सोर्तुगई स्थान जो है, वहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, जो ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि हम नहरों से भी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। तो यहाँ पे भी जो वेदिकाएं मिली हैं, उन वेदिकाओं के अंदर पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, जो ये संकेत करती है कि उस समय वहाँ पे जो बलि वगैरह के प्रमाण भी मिलते हैं। कई की वेदिकाएं जो है वो मिली है, जो हमें बलि की ओर संकेत करते हैं। उसके अलावा लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अगर गोदीवाड़ा की हम बात करते हैं, बंदरगाह की जब हम बात करते हैं, दूसरे देशों से जब व्यापार की बात करते हैं, तो लोथल एक प्रमुख पुरास्थल के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। यहाँ से चावल के प्रमाण भी मिले हैं, खेती के प्रमाण भी यहाँ से हमें मिले हैं। और 1955 के अंदर SR राव द्वारा इसका उत्खनन जो है वो करवाया गया। तो गुजरात के अंदर लोथल एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। उसके अलावा रंगपुर भी है, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, तो कुछ प्रमुख पुरास्थल गुजरात के अंदर मौजूद है। तो धोलावीरा, ये अब हमने गुजरात की बात की, तो ये धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है और 1967-68 के अंदर JP जोशी द्वारा इसको खोजा गया। और उसके बाद जो इसकी खुदाई 1990-91 के अंदर RS विष्ट ने जब इसकी खुदाई की तो काफ़ी बड़ा, यहाँ से नीचे एक विशाल भवन, जिसको दुर्ग हम कहते हैं, दुर्ग यहाँ से मिला है। और सबसे बड़ा जो दुर्ग यहाँ से मिला, कहीं से मिला है, तो ये धोलावीरा से सबसे बड़ा दुर्ग जो है वो मिला है। कई स्थानों से दुर्ग मिले हैं, तो इसका दुर्ग सबसे बड़ा मिला है। तो ये इसकी सबसे खास बात जो है वो रही है। वैसे जो दुर्गों को चारों दीवारों के अंदर, यानी कि दीवार, चार दीवारी जो है वो निकाली है। जो लोथल से जो दुर्ग मिला है, यहाँ से इसकी चार दीवारी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफर है इससे कि यहाँ पे चार दीवारी के प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं। उसके अलावा जब हम हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा में भी काफ़ी पुरास्थल जो है मिले हैं। अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बात की, राखीगढ़ी है, मीताथल है, बनावली है, सिसवाल है, बेडाना है, तो कुछ पुरास्थल मिले हैं। तो इसके अंदर हम बनावली की हम बात करें तो बनावली में जो 1973 के अंदर RS विष्ट द्वारा इसके जो उत्खनन करवाया गया, और इसमें जो ये बनावली है ये फतेहाबाद जिला के अंदर है। और आजकल जो फतेहाबाद है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही निकला हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आजकल ये फतेहाबाद के अंदर चला गया। तो ये बनावली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे एक मिट्टी का हल मिला है। ये संकेत देता है कि उस समय जो कृषि तकनीकी जो है थी, जैसा कि कई बार आज भी बच्चे जो है वो खिलौने, विभिन्न प्रकार के खिलौने, घोड़ा, गाड़ी, गेंद या जो बर्तन है या विभिन्न प्रकार के जो पशु है या अन्य जो चीज़ें बनाते हैं, जो खेलने के लिए बनाते हैं, तो उनकी तकनीकी की ओर ये देखते हैं कि कितना बच्चों के अंदर माइंड जो है वो डेवलप होता है। तो ऐसे प्रमाण यहाँ से भी मिले हैं, बनावली से भी। और उसके बाद जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी आज के समय में भारत में सबसे प्रमुख पुरास्थलों में से एक है। हालांकि जो राखीगढ़ी एक विशाल टीले के रूप में मिलता है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो आजकल पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं, जब हम भारत के अंदर प्रवेश करते हैं वो अलग देश होने के बाद, तो सबसे बड़ा यदि कोई पुरास्थल होगा या है तो वो राखीगढ़ी है।
बड़े पैमाने पर राखी गढ़ी की खुदाई जो है वो अभी तक नहीं हुई। हालांकि समय समय पर ये खुदाई जो है राखी गढ़ी की चल रही है और 1997 के अंदर अरविंद्र नाथ ने इसकी खुदाई जो है वो की थी। सरस्वती और दशरथी नदियों के जो शुष्क क्षेत्र है ये राखी गढ़ी मौजूद है और राखी गढ़ी हिसार जिले के अंदर स्थित है। और धीरे धीरे जो आजकल एक बहुत बड़ा म्यूजियम, जिसका हमारे केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, हमारे पूर्व मंत्री वित्त मंत्री हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु जी, उनके द्वारा अभी उद्घाटन किया गया एक विशाल म्यूजियम का, जो यहाँ पे लोगों को समर्पित किया गया है, जनता को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो पुरावस्तुएं हैं जो खुदाई से मिलेगी, तो ये यहाँ से निकलेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे भी भारत के नहीं बल्कि दूसरे देशों के जो पुरातत्ववेता हैं या जो पर्यटक के रूप में यहाँ पे आएंगे, तो काफी एक महत्वपूर्ण ये पुरास्थल राखी गढ़ी होने वाला है। तो यहाँ पंजाब के संघोल की हम बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जो संघोल है वो भी एक प्रमुख पुरास्थल जो है वो लुधियाना के अंदर स्थित है। जो लुधियाना पंजाब में एक ज़िले का नाम है, तो वहाँ और 1968 के अंदर इसकी खोज एस तलवार और RS बिष्ट द्वारा की गई। और यहाँ पे जो खुदाई की गई है, यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की जो पुरावस्तुएं हैं, जिसमें गलियाँ, नालियाँ या जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो सॉरी या क्या नाम है बर्तन, जो ये चीज़ें वहाँ से मिलते हैं। तो कुछ प्रमुख पुरास्थलों के बारे में आज हमने बात की और हम आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ जो है ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो हम लगातार इसी प्रकार से आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप किसी भी प्रकार से जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के अंदर आप ना पिछड़े, आप जो है लगातार आपके अंदर एक हौसला जो जज्बा है ये ना सोचे कि हम घरों के अंदर कैद, बल्कि हम ये देखें कि हम आज भी अपने गुरुजनों के पास हैं, अपने शिक्षकों के पास हैं और हम आपको वो बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करेंगे कि हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से मायूस ना होने दें और हम अपने बच्चों के अंदर एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई तरंग जो है वो पैदा कर सकें। जब भी लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलें तो आप एक नए हम ये वो देखें कि हमने काफ़ी कुछ जो है वो सीखा है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है जो वीडियो अपलोड करेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो को भी आप जो है वो देखेंगे और ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।